हमारे दर्शक दीर्घा के लिए हमारे मुख्य अतिथियों को लेकर आए। साथियों, प्रबोधन क्यों जरूरी है, मैंने अभी आपको बताया। प्रबोधन इसलिए जरूरी है कि हम लोग समय समय पर जब निराश हो जाते हैं, मिशन कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, क्या हमारी दिशा होनी चाहिए, उस दिशा को बताने के लिए मार्गदर्शकों की आवश्यकता होती है। और हमारे यही मार्गदर्शक समाज के अपने स्थानीय प्रबोधन में हमें ऐसे प्रेरक लगातार पिछले कई वर्षों से यह प्रक्रिया को संचालित कर रही है कि हमारे जितने भी अतिथि हैं वो बड़ी तादाद में इस पंडाल में उपस्थित है। यह कार्यक्रम सभी कर्तव्य ध्वनि से हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें। पूर्व में हमारे तीनों महापुरुषों हमारे और अध्यक्ष महोदय तथा हमारे संयोजक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे महापुरुषों के अरे यार आप आ जाओगे ना। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध की साथियों, आज हमारे बीच समाज के कुछ विशेष प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से एसटी समुदाय के उनके अध्यक्ष महोदय और उनके सचिव महोदय, इसी तरीके से ओबीसी समाज से हमारा कार्यक्रम बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों करता है कि हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं तो बार बार वो बहुजन समाज की बात होती है, न कि किसी एक वर्ग की बात। स्वागत करेंगे और आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से आप उनके स्वागत को स्वीकृति प्रदान करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। धर्मेंद्र गोड़सवाल जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय मंडल जी का स्वागत हाथ से करेंगे। इसी तरह हमारे वरिष्ठ साथी मुन्ना उके जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर उपस्थित होकर पुष्पांजलि भगत जी का स्वागत करेंगे। मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं हमारे संयोजक महोदय जी.एन. मेश्राम जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्पांजलि का स्वागत करेंगे। इसी तरह हमारे वरिष्ठ साथी सहयोगी साथी अरविंद मेश्राम जी से भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर उपस्थित होकर मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की इस घड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष, हमारे सम्मानित साथी एडवोकेट अशोक वासनी जी के स्वागत के लिए रत्नशील विद्रोही जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आकर पुष्पहार का स्वागत करेंगे। हमारा ये होगा कि वे मंच पर उपस्थित होकर हमारे संयोजक महोदय जी.एन. मेश्राम सर का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। इसी तरह समिति के प्रवक्ता जीतू सीएन बौद्ध से भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर उपस्थित होकर कार्यक्रम अध्यक्ष अशोक वासनी जी का स्वागत करेंगे। मैं समिति के सक्रिय साथी गणेश मेश्राम जी से भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर उपस्थित होकर जी.एन. मेश्राम सर का स्वागत करेंगे। हमारे सक्रिय साथी
नीलेश बौद्ध जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर उपस्थित होकर कार्यक्रम अध्यक्ष अशोक वास्तव जी का स्वागत करेंगे। इसी तरह मैं सक्रिय साथी कुंडलिक सेंडे जी से भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर उपस्थित होकर जीएन मेसराम जी का स्वागत करेंगे। कुंडलिक सेंडे जी काफी सक्रिय, काफी मददगार, हमेशा समिति के साथ कंधे से कंधे। विनय ओके जी से भी अनुरोध करूंगा कि जीएन मेसराम सर संयोजक महोदय का स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित हो। साथियों, स्वागत की इसी बेला को मैं यही समाप्त करते हुए समिति के सभी पदाधिकारियों से एक अनुरोध करूंगा कि वे एक साथ उपस्थित होकर कार्यक्रम के इस मंच को सम्मानित करते हुए हमारे महापुरुषों के छायाचित्रों पर एक साथ जाकर माल्यार्पण करें, पुष्पांजलि अर्पित करें, ताकि हम कार्यक्रम के अगले चरण में प्रवेश कर सकें। हमारे आयोजक समिति के सक्रिय साथी रितेश बोरकर, करुणानंदा मैडम, रत्नशील मेसराम, विमलेश मेसराम, हरिशंकर सेंडे जी, सुरेश बंसोड़ जी, गणेश मेसराम जी, विनय उके जी, राजेश दरबड़े जी, जीतू बौद्ध जी, अश्वती मयूरिका गणवीर जी, इनसे अनुरोध करूंगा कि महापुरुषों के छायाचित्रों पर माल्यार्पण करने के लिए एक साथ उनके छायाचित्रों के समक्ष उपस्थित हो। हमारे सक्रिय युवा साथी हार्दिक चौरे जी से भी मैं अनुरोध करूंगा वे भी उपस्थित होकर महापुरुषों के समक्ष उपस्थित होकर उनको छाया पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही हमारे वरिष्ठ साथी सुनील घोड़ेसवार जी, आशु भिलावे जी, ये भी उपस्थित होकर महापुरुषों के छायाचित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। संजय वाल्दे जी, आप भी महापुरुषों के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसी तरह हमारे मेरे बड़े भाई साहब, हमारे वरिष्ठ सक्रिय साथी श्यामराव गजबी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी महापुरुषों के समक्ष उपस्थित होकर माल्यार्पण करें, पुष्पांजलि अर्पित करें। प्रकाश कटाने भैया, आप भी महापुरुषों के समक्ष उपस्थित होकर माल्यार्पण करें। मैं करुणा रामटेकर मैडम, इनसे भी अनुरोध करूंगा, सूर्यकांता रावड़े मैडम, इनसे भी अनुरोध करूंगा, सुजीता डोंगरे जी, इनसे भी अनुरोध करूंगा, ज्योति नागदेवी ताई, इनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये भी महापुरुषों के समक्ष उपस्थित होकर पुष्पांजलि अर्पित करें। साथियों, हमारे समाज के वरिष्ठ साथी D.R. रावते जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी साथी ठौरे सर, इनसे भी अनुरोध करूंगा ये भी मंच के सामने उपस्थित होकर महापुरुषों के समक्ष उपस्थित होकर उनको पुष्पांजलि अर्पित करें। साथ ही में हमारे सबसे सक्रिय साथी हमारे प्रेरणा स्रोत कैलाश मेसराम जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी माल्यार्पण महापुरुषों के समक्ष उपस्थित होकर पुष्पांजलि अर्पित करें।
दरवड़े सर से अनुरोध करूंगा कि वे जो हमारे साथी आगंतुक महिला साथियों का स्वागत करें। मैं जीतू सीएन बहुत से निवेदन करूंगा कि हमारे सक्रिय साथी अजाबलाल शास्त्री साथियों, हमारे वरिष्ठ साथी हमारे प्रेरणा स्रोत आरडी बंसोड़ सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वे हमारी विशिष्ट अतिथि पुष्पांजलि भगत मैडम के स्वागत के लिए मंच पर उपस्थित हों। की आवश्यकता होती है जो हमें रितेश बोरकर में दिखाई देता है, मैं उन्हें माइक सौंपता हूं कि अपने जोशीले अंदाज में समाज को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत साथ पटले सर, आज के इस महान दिन के अवसर पर विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 132वीं जन्म जयंती की मैं सारे देशवासियों नगरवासियों को मैं हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही आज जो वाराणसी में जो अम्बेडकर वादियों का प्रदर्शन था, जो जिंदा कारतूसों का प्रदर्शन था, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय और बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा। अपनी बातें रखूं उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए विश्व को शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, और जिनकी बदौलत आज पूरा भारत देश के बहुजन समाज सर उठा करके अपना जीवन यापन कर रहा है। नारी के मुक्तिदाता ऐसे विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं नमन करता हूं। और साथ ही टंट्या मामा, धरती आबा बिरसा मुंडा, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और इस देश में बहुजन क्रांति के अग्रदूत जिन्होंने हमको हमारे वोट का महत्व समझाया, हमारे वोट के अस्तित्व को बताया, हमें बताया कि आप गटर साफ करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप इस अपने वोट की ताकत से इस देश के शासक भी बन सकते हैं। मेरे रहबर, मेरे गुरु माननीय कांशीराम साहब को मैं नमन करता हूं। साथ ही आज कार्यक्रम में सुबह से इतने सक्रिय हमारी माता बहनें, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शक, सभी को मेरा सादर जय भीम है। मंचासीन सभी वक्ता है, बहुजन विचारक को मेरा सादर जय भीम है। क्योंकि समय बहुत कम मिला है और इस कम समय में मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा, लेकिन आज नीली क्रांति देख करके सबसे पहले एक बात मेरे दिल में आ रही है कि हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से। यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जा हमारा, और सारे जहां से अच्छा अखंड भारतवर्ष हमारा, अखंड भारतवर्ष हमारा। साथियों, वर्तमान परिदृश्य में युवा जिस प्रकार से, क्योंकि मैं
भीम आर्मी का जिला प्रमुख हूँ और मैं युवाओं को रिप्रेजेंट करते कहीं ना कहीं, इसलिए मैं युवाओं के लिए कुछ बस बातें रखना चाहूंगा कि युवा जिस कदर से बहक रहे हैं, जिस प्रकार से उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी अभी की जो गलतियां हैं उससे आने वाले समय की जो पीढ़ियां हैं वो गूंगी और बहरी पैदा हो सकती है। इसलिए साथियों, हमें अपने महापुरुषों को, जिनकी बदौलत आज हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छी गाड़ियों से घूम रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े घर बनाए हैं, हमें उनको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज हमें अपने वोट का मतलब जानना पड़ेगा, वोट का महत्व जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपने वोट की ताकत को पहचानेंगे तभी हम विधानसभा और संसद तक जा सकते हैं, और हम अगर संसद तक जाएंगे तभी हम अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। और ये देश जिससे चल रहा है संविधान, हम उसको बचा सकते हैं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं। वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि संविधान को पूरी तरीके से छत विच्छत किया जा रहा है इन मनवादी सरकारों के द्वारा। ऐसा ना हो आगामी समय में मनवादी सरकारें संविधान को ही बदल दे। अगर संविधान को अगर बदल दिया गया तो ये वही स्थिति आ जाएगी कि हमारे यहाँ पे गले पे मटका होगा और पीछे झाड़ू होगी, और मेरे को और हमारे समाज के लोग को, हमारे भाइयों को ऐसे खंबे से बांधा जाएगा, हमारी आंखों के सामने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होंगे और हमारे भाइयों को हमारे बंधुआ बनाया जाएगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसी स्थितियां है? कोई नहीं चाहता। इसीलिए हमें अपने वोट की ताकत को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कार्यक्रम होते हैं, जो मंच होते हैं, ये मंच कार्यक्रम, नाच गाना, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब कार्यक्रम का एक आउटपुट क्या निकलता है, एक बेहतर आउटपुट क्या निकल सकता है, हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा साथी। और मेरा जो युवा साथी है, वो एक गाना बज रहा था, तुम्ही खाता था भाकरी बार, हम खाते था भाकरी बार, बाबा साहबाजी सही है। मेरे आंसू निकल रहे थे, मेरे को रोना आ रहा था कि इतने युवा साथी, इतना बड़ा बहुजन समाज, 85% समाज आज इस स्थिति में है कि जो केवल और केवल शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित ही हो रहा है। क्यों भाई? डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों को खोकर के हमको वोट का अधिकार दिए, हमको राजतंत्र से हमको लोकतंत्र दिए, एक गणतंत्र भारत दिए। हमें बोला गया था बाबा साहब के द्वारा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो तुम इस देश की शासन करती जमात हो। लेकिन हम, बड़ी तकलीफ होती है, 14 अप्रैल आता है, ऐसे ही वक्त आते रहेंगे, ऐसे अपनी बातें चलती रहेंगी, लेकिन किसी को इसको अपने अंदर से समझना ही नहीं है। ये कार्यक्रम क्यों होते हैं, जयंतियां क्यों मनाते हैं, महापुरुषों को याद क्यों किया जाता है? अगर आज वर्तमान में आप अपने वोट की ताकत और अपना जीवन का 25% तन मन धन समाज के लिए नहीं लगाएंगे तो यकीन मानिए आने वाली आपकी जो पीढ़ी है वो सही में गूंगी और बहरी पैदा होगी, क्योंकि हमारे पास सत्ता नहीं है। तो साथियों, बातें बहुत सारी है, लेकिन हमको खास करके युवाओं को इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि युवा जो है वो बहुत हद तक चीजें बदल सकते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइन है, इस संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है, संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुकता है जिस और जवानी चलती है, जिस और जवानी चलती है। इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन का 25% तन मन धन आप समाज के लिए लगाइए। आप लोगों के लिए डंडे खाने के लिए हम सामने रहेंगे, आप लोगों के लिए आपके हक अधिकार के लिए जेल जाने के लिए हम लोग सामने रहेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए, और केवल नाचने गाने जयंती मनाने से ही कुछ नहीं होता है, और थड़ो थड़ो में बटने से भी कुछ नहीं होता है। कोशिश ये करिए कि हम 4 लोगों से मिले तो उन्हें बताइए, उन्हें एक ही चीज बताइए, अरे नौकरी या क्या, ये सारी चीजें कुछ नहीं रहेंगी आगे, मालूम है?
कुछ नहीं रहेंगे। हमको एक चीज में फोकस करना है, हमको सिर्फ सत्ता, हमको सिर्फ पावर, हमको सिर्फ सरकार, हमको इसमें फोकस करना है। और इधर उधर काय को घुसते हो, काय को ऐसे खेमे में घुसते हो जिन्होंने संविधान चलाया है, काय को उस खेमे में घुसते हो जिन्होंने मनुवादी खेमा है। तो साथियों, मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है। दूसरी चीज, भीम आर्मी पूरे भारत देश का एक मात्र ऐसा सक्रिय संगठन है जिसका मैं जिला प्रमुख हूं। तो इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी के सामने बात बोलना चाहूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, चाहे दिन हो रात के 2 बजे हो, भीम आर्मी का साथी आपके साथ खड़ा है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। एक बार मेरे साथ आप जोर से नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भारत की संविधान अमर रहे, भारत की संविधान अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में सादर वंदन करता हुआ यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय मंच और मंच के सामने उपस्थित सारे बहुजन समाज के साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और बड़े जोर शोर से, बड़े जोश और जुनून में मैं ये नवयुवकों को देख रहा था, इतने भयंकर तरीके से अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि ये ऊर्जा सही मायने में सही रास्ते पर लगा दी जाए, सही दिशा में इस ऊर्जा को मोड़ दिया जाए, तो यह ऊर्जा एक विस्फोट कर सकती है। लेकिन ये ऊर्जा केवल बाबा साहब की जयंती जिस दिन होती है उस दिन दिखती है। ये जो इतने सारे लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, केवल बाबा साहब की जयंती के दिन दिखाई देते हैं। उसके बाद ढूंढना पड़ता है कि हमारे लोग कहाँ हैं, घर घर जाके जगाना पड़ता है कि हमारे लोग कहाँ हैं। भैया ये कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है, पैसे दे दो 2-4 रुपए। हाँ, कुछ लोगों के यहाँ मैं जाता हूँ और देखता हूँ, अपने बच्चों को बता देते हैं, बता देना घर पे ही नहीं, और हम अपना सब मुंह लेके वापस आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपने आंगन से ही वापस कर देते हैं। ऐसा मैंने देखा है। मैं बहुजन समाज के इस मिशन में अपना थोड़ा बहुत जरूर योगदान करता हूँ। जितना समय मेरी शासकीय सेवा के अलावा मुझे मिल जाता है, थोड़ा बहुत समय मैं अवश्य देता हूँ। और मैं अपने सभी कर्मचारी साथियों से आह्वान करता हूँ, बाबा साहब के इस 132वीं जयंती समारोह के अवसर पर ये आह्वान करता हूँ कि वे भी इस पावन मिशन में अपना सभी प्रकार का योगदान दें, तन, मन और धन से। अगर वो ऐसा कर पाते हैं, और उसमें विशेषकर ये मेरी जो माताएं बहनें दिख रही है ना, ये माताएं बहनें अगर नैतिक रूप से अपना सपोर्ट करती है इस मिशन को, तो मैं दावे के साथ आज के दिन पर कह सकता हूँ कि ये मिशन जरूर कामयाब हो सकता है। कोई भी इस मिशन को कामयाब होने में नहीं रोक सकता। लेकिन देखने में आता है कि हमारी माताएं बहनें भी आज सफेद साड़ी जरूर पहनेंगी, लेकिन
जो इसके पहले मैंने बोला, बहुत समय, अधिक समय ऐसा ही होता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर मन से हम कहते हैं, बाबा साहब ने ऐसा कहा, साहू महाराज ने ऐसा कहा, पेरियार ने ऐसा कहा। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हम सदा उल्टा चलते हैं। मेरे बहुजन समाज के साथियों, हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, महापुरुषों की इतिहास की बातें बताएंगे, लेकिन मुद्दा एक ही है। वही स्थिति आने वाली है जो हमारे बुजुर्गों ने झेली है, अभी मैं भी झेल रहा हूं। मैं एक शासकीय कर्मचारी हूं, मैं भी झेल रहा हूं। हमारे हर विभाग में आप कहीं भी चले जाएं, शासकीय कर्मचारियों के साथ जाति के नाम पर भेदभाव होता है। ये मैं झेल रहा हूँ। आप लोगों ने झेला कि नहीं झेला मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत जोरदार तरीके से ये हो रहा है। और अगर अभी भी नहीं जागे तो यह बहुजन समाज के लोगों, अगर अभी भी नहीं जागे तो मिटा दिए जाओगे जमाने से, और तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। फिर वही होगा, गले में मटका होगा, पीछे झाड़ू होगी और 12 बजे दिन को निकलने की परमिशन होगी। हमारा संविधान खतरे में है, ये मत भूलो। अगर संविधान को बचाना है तो आपको दिल्ली और भोपाल अपने नुमाइंदे भेजना होगा जो संविधान की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा जयंती मनाने का कोई औचित्य नहीं। बस इन्हीं चंद बातों के साथ हमको हमारे अतिथियों को भी सुनना है और उनको ध्यान से सुनना है। हम लोग एक्चुअल में जब भी यहाँ से कुछ बातें प्रेषित की जाती है ना, तो हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, ध्यान से कभी नहीं सुनते। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं कहानी बता रहा था एक मेरे स्कूल की। मेरे स्कूल में मेरे साथ पूरे गांव वालों ने, यानी मैं एक शिक्षक हूँ और मैं एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक का जो दायित्व होता है मेरे अपने बच्चों के प्रति, वो मैं पूरी ड्यूटी से निभाता हूँ। लेकिन कुछ मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं जो उस गांव में निवास करते हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ, कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने मोर्चा निकाला कि बारमाटर सर को यहाँ से भगाओ। ये जातिवाद फैलाते हैं, ये देवी देवता हमको गाली देते हैं और बहुत सारे एलिगेशन लगे। जब मेरे बच्चों ने सुना, जब इन बातों को मेरे बच्चों ने सुना तो वो बहुत परेशान हुए। बहुत से बच्चों के मुझे फोन आए और फोन पे रोने लगे, सर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने कहा बेटा मेरा ट्रांसफर ये लोग नहीं कर सकते, इनकी औकात ही नहीं है। और उन्होंने 31 तारीख को वो रैली निकाली मेरे पक्ष में, पूरा मेंढकी ग्राम में, और यहाँ तक कि वारासूनी में 250 से 300 बच्चे माननीय एसडीएम महोदय के कार्यालय में और माननीय हमारे विधायक महोदय गुड्डा भैया इनके कार्यालय में गए और उनको बताया कि हमारे बारमाटे सर ऐसे नहीं है। और आपको पता है ये मेरे साथ क्यों हुआ? मेरे साथ सिर्फ इसलिए हुआ कि मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूं। अगर मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग नहीं करता तो ये आरोप मुझे कभी भी नहीं लगते, ये आरोप मुझ पर कभी भी नहीं लगते। और ये केवल मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है। लेकिन मैंने प्रतिकार किया। प्रतिकार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और जो प्रतिकार नहीं करते, जो सहते रहते हैं, उनका समय बीतते जाता है, सहते रहते हैं और अंत में रिटायर्ड चले जाते हैं। तो ये दशा हो रही है। और अगर इस अपमान से बचना है, इस अपमान का प्रतिकार करना है, इस अपमान को रोकना है, तो आपको संविधान को बचाना पड़ेगा। जिस दिन आप संविधान को बचाने में कामयाब हो जाओगे, आप अपने समाज का, आप अपने आप का अपमान रोक सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई चारा नहीं है। फूले अम्बेडकर संयुक्त समिति के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर की संयुक्त जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर मैं सबसे पहले
दुनिया को जिन्होंने शांति का संदेश दिया, महाकारुणिक महात्मा तथागत गौतम बुद्ध के पावन चरणों में वंदन करता हूं। बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जिन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया, हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के आंदोलन को जिन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम किया, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा फुले के आंदोलन को जिन्होंने अपने राजसत्ता में आरक्षण के रूप में लागू किया, कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू महाराज, इन सभी महापुरुषों के आंदोलन को जिन्होंने बड़ा रूप दिया, संवैधानिक रूप दिया, करोड़ों पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के मसीहा, नारी जाति के उद्धारक, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, ढेर सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सबको मैं अपनी ओर से इन सभी महापुरुषों की जयंती, खासकर फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की ढेर सारी मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो, सुखी हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष पे चर्चा होनी है। मोबाइल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, सबके पास मोबाइल है। उस मोबाइल पर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को सब लोग देखते पढ़ते रहते हैं। खासकर हमारे युवा भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम सोते तक मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि भारत का इतिहास जो है वो क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। 5000 वर्षों से भारत का इतिहास क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। प्रतिक्रांति यानी बहुजन समाज को गुलामी की ओर ले जाने वाला आंदोलन, जो मनुवादियों द्वारा चलाया जाता है, और गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है उसको क्रांति कहते हैं। वो क्रांति हमारे शिवाजी महाराज ने की थी, क्योंकि मनुवादियों ने लिख के रखा था कि शूद्र राजा नहीं हो सकता, शूद्र राजा नहीं हो सकता, ऐसा कानून था। 16 साल के शिवाजी ने हाथ में तलवार उठाई और दोस्तों लगभग 300 राजा की गर्दन काट के उसने अपना राज्य स्थापित कर दिया। इस भारत भूमि पर गणतंत्र का निर्माण करने वाले कोपार पारोलिंगो, रायतारा जंगो और इसी गणतंत्र में जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने पूरे दुनिया में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का इन मूल्यों को दुनिया के सुख और आनंद के लिए दिया। इसी विचारधारा का 2250 साल पहले पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार किया सम्राट अशोक, तंट्या मामा, अवंतीबाई लोधी, बिरसा मुंडा। आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, सह शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक राजर्षि शाहू जी महाराज और इन्हीं सभी महापुरुषों की, संतों की विचारधारा भारतीय संविधान में अंतर्भूत करने वाले
और जिनका आज जन्म जयंती का भी कार्यक्रम इस वाराणसी में भी और पूरे दुनिया में भी मनाया जा रहा है, वो विश्वभूषण बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के कोने कोने में SC ST OBC और इनमें से धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदायों के सभी महापुरुषों को पुनर्जीवित किया, ऐसे मान्यवर काशीराम साहब, इन सभी के चरणों में मैं नमन करती हूँ, कोटि कोटि अभिवादन करती हूँ। मंच पर उपस्थित जिनके वजह से OBC समाज को 27% क्यों ना हो मिल पाया, वो उनके पौत्र और मैं चाहती हूँ कि सूरज मंडल जी, प्रोफेसर सूरज मंडल जी जो अभी आए हैं, तो हम 52% जरूर लेंगे। तो ऐसे क्योंकि साथ में जब है OBC के 52% उनको मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई प्रोफेसर साहब लड़े और उनके साथ पूरा SC ST खड़ा रहेगा। तो ऐसे हमारे प्रोफेसर साहब, साथ ही इस कार्यक्रम के संयोजक गजानन मेश्राम जी, अध्यक्ष एडवोकेट अशोक वासनिक जी और मुकेश पटले जी, है ना। तो जो साथी का नाम नहीं लिया इसका मतलब ये नहीं है। तो तमाम मेरे जितने भी साथी और मेरे सामने जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बारमाटे सर जी और जिनको 4 माइक से जिन्होंने अभी तक काम किया है, शायद अजबलाल शास्त्री जी जानते नहीं है, उन्होंने अंजलि भारती करके पहचाना, लेकिन उनको पता नहीं है कि आधा विदर्भ उनको जानता है। लेकिन मैं उनसे बड़े दुखी मन से ये कहती हूँ कि अजबलाल शास्त्री जी, मैंने 12 साल से एक ही शास्त्री जी को देखा। मैं उम्मीद करती थी कि कम से कम महाराष्ट्र का आधा, यानी जो विदर्भा का साइड था और वो जो MP का साइड है, वहाँ से अगर हम 50 शास्त्री जी निकालते तो आज हम रोते नहीं, है ना। कोई बात नहीं, देर से जागे लेकिन जागना तो पड़ेगा। क्योंकि हमारे सामने जो सवाल उठ रहे हैं, हमारे पहले युवा साथी ने बोला कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो पहले हमें, आपने बुद्धा की भी तस्वीर लगाई हुई है, तो बुद्धा कहते हैं कोई भी बिना वजह नहीं होता, कुछ भी चीजें बिना वजह नहीं होती, उसका कारण होता है, और जब कारण पता चले तो उसके बाद कारण का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग कारण पे ही चर्चा कर रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी कर्मचारी लोग हैं वो हाथ खड़ा करें कि कितने कर्मचारी हैं, जो जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, कम से कम ये समझेंगे कि 60 से 70 लोग कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। आदिवासी समाज के मेरे जो भाई बहन हैं वो कितने लोग हैं? अच्छा, OBC समाज के शायद वो बाद में आने वाले हैं, OBC समाज के कितने लोग हैं? ठीक है, अब क्यों नहीं है ये भी सोचना पड़ेगा। बाबा साहब ये राष्ट्र पुरुष है, तो उनकी जयंती भी राष्ट्रीय तरीके से मनानी चाहिए, ना कि एक विशेष वर्ग ने सहभागिता लेकर विशेष वर्ग के ही यानी विचारों से चलनी चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने कोशिश की कि एक विशेष वर्ग से चले। हम लोगों को पता ही नहीं है कि अगर समस्या जो है राष्ट्रीय है और हम भोपाल में ढूंढेंगे समस्या का हल, जैसे हमें लगता है कि हमारा मामा ही दुश्मन है ना, हमें लगता है हमारा मामा ही दुश्मन है,
तो मामा और भांजा, अगर मामा राक्षस है तो भांजा भी राक्षस है। हम लोगों को समझा नहीं अभी तक, लेकिन पुराणों में या कथाओं में हमें ये बताया गया कि भांजा भगवान है और मामा राक्षस है, इसीलिए हम मामा से लड़ते हैं, है ना। और ये लड़ाई हमारी मामा के साथ नहीं है, मामा किसी के कब्जे में है और मामा को भी छुड़ाना है और अपने आप को भी स्थापित करना है। तो हमारी लड़ाई मामा से नहीं है, ये हम सब ने जानना चाहिए। उस वक्त भी मामा के साथ नहीं लड़ी थी, मारा था क्या? नहीं मारा था। मामा को दिखाया गया था कि वो भांजे को मार रहा है, लेकिन वो झूठा इतिहास है। हमारा मामा भांजे का कोई झगड़ा नहीं, हम लोग सदियों से अच्छे तरीके से आते रहे हैं। तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जो बाबा साहब ने काम किया वो किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं किया, वो SC ST OBC के लिया। इससे धर्म परिवर्तित जो मुस्लिम है, जो क्रिश्चियन है, जो बुद्धिस्ट है, जो जैन है, जो पारसी है, उन लोगों के लिए भी किया। तो उसमें से जो छोटा हिस्सा है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। ये जो छोटा हिस्सा है ये यहाँ पर बैठा हुआ है और वो यही चाहते हैं कि बाबा साहब हो या ज्योतिराव फुले हो, तो ज्योतिराव फुले की जयंती माली समाज ही मनाए। बहुत दिनों से अभी इकट्ठा मना रहे। यहाँ पे ऐसा था कि अलग अलग मनाते थे, लेकिन बालाघाट एरिया से लेकर तो वाराशिवनी तक ये दोनों जयंतियाँ अभी कंबाइन हो रहे। आने वाले समय में हम लोगों ने सभी महापुरुषों की जयंती एक साथ मनानी चाहिए। क्यों मनानी चाहिए? क्योंकि अगर आपने गलत मैसेज समाज को दिया तो वो समाज वैसे ही समझता है। अभी तक ये हम बोल रहे ये बाबा साहब की लड़ाई है, ये गलत है। ये बाबा साहब की लड़ाई नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 150 महापुरुषों में से 140 महापुरुष ये OBC समाज के हैं और 10 महापुरुष SC ST के हैं। तो इसका मतलब 140 महापुरुष अगर OBC समाज के हैं तो ये लड़ाई शूद्रों की है, ये OBC की लड़ाई है जिसको बाबा साहब ने लड़ा था। और इसके लिए OBC समाज ने भीमराव से उस व्यक्ति को बाबा साहब बनाया था, है ना। क्या दाखला है? कम से कम आधुनिक भारत से ही हम लोग ले ले तो ज्योतिराव फुले ने जो लड़ाई शुरू की, सावित्रीबाई फुले ने जो लड़ाई शुरू की, फातिमा शेख ने जो लड़ाई शुरू की, उस लड़ाई को शाहू महाराज ने आगे बढ़ाया। और उसके बाद में देखा कि मेरे समाज में मतलब बहुजन समाज में कौन इसको आगे लेके जाने के लायक है। तो इसीलिए OBC समाज का राजा खुद बाबा साहब के घर तक जाता है और उनसे मिलता है, उनसे विनती करके स्टेज खुद लगाते हैं और मानगांव में बग्गी हकालते हुए बाबा साहब को पीछे बिठाल कर बाबा साहब को उस परिषद में मान सम्मान से लेके जाते हैं और पूरे बहुजन समाज के लोगों को कहते हैं कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जैसा तुम मुझे नेता मानते हो अपना, वैसा ही इस व्यक्ति को यानी जो भीमराव अंबेडकर है इनको भी मानना। तभी पूरे भारत में बाबा साहब की लीडरशिप प्रस्थापित हुई है। ये हमें जोड़कर या अच्छे से इतिहास की सही जानकारी लेकर तथ्यों को रखना पड़ेगा, तभी हम लोगों को समझेगा कि बाबा साहब नहीं थे, वो भीमराव थे। उस भीमराव को सयाजीराव गायकवाड़ और शाहू महाराज जी ने बाबा साहब बनाया। और इसीलिए बाबा साहब ने 340 पहले क्यों लिखी? क्योंकि जिन्होंने बनाया उनको पहला दिया, जिन्होंने बनाया उनको पहला दिया, फिर जिनके वजह से बने
दूसरा दिया, सरोकारी नहीं थे, जानते भी नहीं थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि वो जानते नहीं है लेकिन एक दिन जान जाएंगे तो उनको भी अधिकार की जरूरत पड़ेगी, 342 दिया। तो ये लड़ाई को, इस संघर्ष को जब हम लोगों ने जो शूद्रों की लड़ाई थी उसको अतिशूद्रों में कर दिया, तो शूद्र क्यों जुड़ेंगे? जो ओबीसी की लड़ाई थी, क्यों ओबीसी की लड़ाई थी? क्योंकि अछूतों का कोई प्रॉब्लम सिर्फ चलने का प्रॉब्लम था, रास्ते से चलने का प्रॉब्लम था। लेकिन जैसे साथ में बैठकर हर दिन, हर समय, हर वक्त प्रताड़ित अगर कोई होता था तो वो शूद्र था, वो ओबीसी था। क्योंकि जब ये एससी अपना बच्चा पैदा करता था, पंडित को छूने की अनुमति नहीं थी, तो बच्चे का नामकरण कैसे कर सकता था? बच्चा पंडित नामकरण नहीं करता था, ना एससी का, ना एसटी का, ना यानी मतलब जो अन्य कैटेगरीज है उनका नहीं करता था, वो खाली ओबीसी का ही करता था। क्यों? उनको छू सकते थे। तो जो बच्चा पैदा करता है उस बच्चे का नामकरण भी नहीं कर सकता। यानी इससे स्टार्ट होती है गुलामी, इससे स्टार्ट होता है शूद्रत्व। तो उनका इधर कोई रोल नहीं था, तो उनको समझेगा भी कैसे? ज्योतिराव फुले रो रहे थे ना इनको देख के कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, और ये पागल लोग यानी हंस के बात कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि इनको अपमान ही नहीं समझ में आ रहा था। तो अपमान के विरोध में लड़ाई लड़ते कैसे? तो जिनको अपमान समझता वो लड़ाई लड़ेंगे ना। तो 140 महापुरुषों को समझा कि ये व्यवस्था हमारा अपमान कर रही है, हमें अधिकारों से वंचित कर रही है, और इसीलिए हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसीलिए जीजा माता ने बोला कि हमें अपना स्वराज चाहिए जिसमें प्रजा का राज होगा, यानी राजतंत्र नहीं होगा। तो हमारा जो गणतंत्र था जिसमें प्रजा का राज था वो प्रजातंत्र होगा। इसलिए मराठी में यानी रहते का राज बोलते। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ये जो लड़ाई लड़ी वो ओबीसी ने लड़ी, और ओबीसी ने लड़ते वक्त ये कमान एससी के हाथों में सौंप दी। लेकिन आज एससी की जब बारी थी, जिम्मेदारी थी, इन्होंने क्या किया? ये कैसा बोलते हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी किया, हमारे लिए किया। इन पे जब जिम्मेदारी आई तो ये जो खास करके एससी में से जो बुद्धिस्ट है, 17,000 जातियों में से जो 1-2 जाति कन्वर्ट हुई है, यूपी में कुछ यानी जाटव है, चमार है, इधर महार से ट्रांसफर हुई है। ये 2-4 जातियां क्या बोलती है, खास करके महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ बालाघाट का और नागपुर का भी बुद्धिस्ट क्या बोलता है, हमारे लिए किया। तो इस अजीब स्थिति में है कि उधर भोजन का भी अनाउंसमेंट हो गया और मुझे बोलने के लिए भी कहा गया। वाराणसी बालाघाट के इस क्रांतिकारी धरती के सभी साथियों, मंच पर उपस्थित श्री अशोक वासनिक जी, उत्तम दास मेश्राम जी, डीडी भालेकर जी, गजानन मेश्राम जी, मुकेश पाटले साहब, सामने बैठे सम्मानीय श्रोतागण, और मैं खास तौर से जिनको आज संबोधित करना चाहता था, जिसमें से कम ही साथी शामिल हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि लोगों के माध्यम से
हमारी बात दूर तक जाएगी, हमारे ओबीसी साथियों के लिए खासतौर से। आज हम सबों के और इस संविधान के बनाने वाले, हम सबों के भविष्य को बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें अनेकों अनेक नमन। साथ में मैं शाहू जी महाराज, महात्मा फुले, पेरियार साहब, काशीराम जी, वीपी मंडल और वीपी सिंह को भी याद करना चाहूंगा। वीपी सिंह को इसलिए याद करना चाहूंगा कि आज जो भारत रत्न बाबा साहब को मिला है, इतने वर्षों के बाद, इतने महान व्यक्तित्व को, इतने शिक्षित व्यक्तित्व को आज लोग डिग्री छुपा रहे हैं। डिग्री के बारे में पूछने पर फाइन किया जा रहा है, लेकिन बाबा साहब की डिग्री को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसका आखिरी लाइन आते आते आप भूल जाएंगे कि पहला डिग्री क्या था। यह डिग्री महज कागजों में नहीं थी, ये लोगों के साथ एक पूरे समाज को उन्होंने अपनी जिंदगी को एक तरह से दांव पर लगाते हुए इस जिंदगी को अर्पित की। आज उन्हें नमन करना तो सभी का कर्तव्य है, संविधान को मानने वाले सभी लोगों का कर्तव्य है, खास तौर से ओबीसी समाज का कर्तव्य है। क्यों है? अभी हमारे वक्ता ने बताया, बाबा साहब नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिए, उन्होंने कारण गिनाई हिंदू कोड बिल के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ हुआ था, महिलाओं के अधिकार को नहीं दिए जा रहे थे। लेकिन सबसे अहम बात थी कि इस देश के 52% से अधिक दबे कुचले समाज के हक की बात नेहरू जी की कैबिनेट में नहीं की जा रही थी, जबकि संविधान में धारा 340 के अंतर्गत उन्होंने यह प्रावधान किया था। और उन्हीं के दबाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए पहली बार काका कालेलकर कमीशन बना। एक बात ध्यान दीजिए, बात आ रही थी कि ब्राह्मणों को आप कहते हैं, काका कालेलकर कमीशन की बात को क्यों इतिहास के रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया? काका कालेलकर ब्राह्मण नेता थे महाराष्ट्र के, उन्हें यह भार दिया गया कि पिछड़े वर्ग के लिए आप कोई अनुशंसा करें इस आयोग के माध्यम से। और दिलचस्प बात देखिए, उन्होंने अपने ही रिपोर्ट को राष्ट्रपति की चिट्ठी में लिखा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो जिस रिपोर्ट के चेयरमैन ही खुद कहे कि मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं, क्या वो लागू होगा? उस रिपोर्ट की तो बात भूल जाइए। लेकिन उसी प्रावधान के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति को, सौभाग्य से मैं उस परिवार का हूं जिन्होंने 1885 में जब कांग्रेस बनी थी तब से पिछड़े समुदाय का नेतृत्व किया था कांग्रेस में बीपी मंडल के पिताजी रास बिहारी लाल मंडल, और बीपी मंडल के बड़े दोनों भाई एमएलसी भी थे, और सबसे पहले बिहार में बैकवर्ड क्लास के चीफ मिनिस्टर बीपी मंडल। बहुत लड़के बने थे, कोई आसान लड़ाई नहीं थी। आज वो जगह लालू प्रसाद जी बन पाए तो उसी लड़ाई की परिणति थी। मैं आज उस कमीशन को सिर्फ याद नहीं करना चाहता हूं, मैं आज बाबा साहब के उस वक्तव्य से इस बात की शुरुआत करना चाहता हूं जो उन्होंने कहा था, हिंदू राष्ट्र के बारे में कहा था। अब हिंदू कौन है ये तो समझने वाली बात है। जब दंगा होता है तो तमाम ओबीसी के लोग हिंदू बन जाते हैं। जब राम मंदिर की लड़ाई लड़नी होती है तो तमाम ओबीसी के लोग हिंदू बन जाते हैं, और जब हक और हिस्सेदारी की बात आती है तो शूद्र बन जाते हैं। तब मुख्यमंत्री बनने के बावजूद
उनके घर को एक अदना ढोंगी बाबा उत्तर प्रदेश में शुद्धिकरण करता है। और ये बात अगर ओबीसी नेता को समझ में नहीं आती तो ये उस नेता की भूल है। ब्राह्मणों की कोई इसमें वाकई में कोई भूल नहीं है, वो तो बता रहे हैं आपकी औकात। उन्होंने बता दी ओबीसी समाज को उसकी औकात। जब राम मंदिर के ट्रस्ट में एक भी पिछड़ा वर्ग का एक भी व्यक्ति नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण है और एक दलित समाज से। आपको औकात बताई जा रही है रोज। आज मामा भान्य की बात कहा जा रहा था। हर एक आदमी जो उस दल के साथ है, जो ओबीसी के हक से ट्रांसजेंडर को, सवर्ण ट्रांसजेंडर को हक दे देता है, वो सब दोषी है, चाहे वो मामा हो या भांजा। हमें सबके विरुद्ध लड़ाई करनी होगी। आप ये देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दिन में 3 दिन में पास हो जाता है, राष्ट्रपति दस्तखत कर देते हैं। और ओबीसी के 27% से ही वो कई विज्ञापन रोज सोशल मीडिया में आप पढ़े, उनके हिस्से की नौकरियां गोल होती है और ईडब्ल्यूएस को उनके हिस्से से कहीं अधिक दे दी जाती है। क्यों? ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर, उसमें कौन शामिल नहीं है? उसमें एससी, एसटी, ओबीसी शामिल नहीं है। ये नए संविधान की रचना है। यह हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति का टेलर है जो बाबा साहब को अपमानित करके कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि एक कैटेगरी को आरक्षण दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है। क्या एससी वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होते हैं? क्या एसटी समुदाय के लोग और खासतौर से ओबीसी? लेकिन आप जीरो हैं, जीरो। सुप्रीम कोर्ट में आपका एक भी जज नहीं है। हाई कोर्ट में गिने चुने हैं दक्षिण भारत से, जहां पेरियार की भूमि में लड़ाई लड़ी गई। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में एक भी एससी नहीं है, ओबीसी नहीं है, एकाध एससी मिल जाता। वाइस चांसलर आपके समुदाय से नहीं है। कॉलेज प्रिंसिपल्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भी नहीं है। और जब हमने बहुत आवाज उठाई तो एक 85 में से एक कॉलेज का प्रिंसिपल एससी समुदाय का बनाया गया, लेकिन ओबीसी वहां भी जीरो। और हम क्या लड़ रहे हैं? अभी हाल में मैं पटना गया था और रामलीला था। ये सिर्फ बात पटना की नहीं है, हजारों करोड़ रुपए इस बार रामनवमी में खर्च है। क्या दिया गया? पटना में मेरी फ्लाइट रात को पहुंची थी और 11 बजे रात को पूरे पटना के शहर के सड़क जाम थे। ओबीसी समाज के बच्चों को एक भगवा गमछा, एक पट्टा, 500 रुपए पेट्रोल के लिए, और जो ग्रुप में गए उनको डीजे के लिए एक गाड़ी। और उन्हीं समाज की महिलाएं उनको टीका लगा के लाठी थमा रही और वो लाठी लेकर सड़कों पे नाच रहे हैं। वो किसको वोट देंगे? क्या ये रामनवमी थी? ये 2024 की तैयारी थी, तैयारी है। हम बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से बोले कि आपकी क्या तैयारी है? आप एक कॉल तो दीजिए कि 14 अप्रैल को पटना को नीले से रंग दो। आपको नहीं निकलना पड़ेगा, लोग खुद निकलेंगे, आपका एक पैसा नहीं खर्चा होगा। लेकिन हमारी नेता को कोई भी नीति और रणनीति बनाने में बहुत देरी लगती है, तब तक कारवां लुट चुका होगा। और आप यही हो रहा है। बात आ रही थी कि 2024 में क्या हो। मैं तो बहुत निराश हूं। निराश इसलिए नहीं कि हमारे लोग तैयार नहीं है, निराश इसलिए है कि उनकी शरीयत दूर तक है, ईवीएम तक। आप वोट देंगे ईवीएम को, ईवीएम किसको देगा आप जानते हैं? बैलेट से जब देते हैं तो आपको पता होता है कि आपने किसको दिया। रिकाउंटिंग हो सकती है। पूरे देश में ईवीएम का नाटक चल रहा है। आप कितना भी ताकत लगाए,
और देखिए बड़ी अजीब इत्तेफाक है, ईवीएम पर कभी बहस हो, हमारे समाज के लोग हमसे पूछते हैं क्या आपके पास सबूत क्या है? कोई भी सवर्ण कभी नहीं पूछेगा आपसे, बोलेगा ईवीएम सही है। वो सबूत देने आता है क्या? नहीं आता। आज हमारे साथ एक वक्ता उषा ताई को आना था, नागपुर में जो जगह है अंबाझरी, बाबा साहब के नाम पर एक भवन और 30 एकड़ जमीन, और भू माफिया की नजर उस पर, उसको जमींदोज कर दिया गया, उसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया। वो शहर जहां दोनों लड़ाई लड़ी जा रही है, संविधान को बचाने की भी लड़ाई वहीं से शुरू है, और संविधान को खत्म करने का भी जो हेडक्वार्टर है वो भी वही है, और वही लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं। आज एक बात और मैं ओबीसी समाज से कहना चाहता हूं। कहा गया, एक पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ने गाली दी ओबीसी। किनको गाली दी? जो इस देश के करोड़ों अरबों रुपए लेके भाग गए। और कौन लोग हैं वो? उनका सरनेम है, कोई भी उसमें मंडल कमीशन लिस्ट में नहीं है, कोई भी उसमें ओबीसी नहीं है। वो चोर और 100% चोर है जो देश की संपत्ति को लेके गए। लेकिन किसी बहाने देश को बताया गया कि ये चोर नहीं है, ये ओबीसी है। तो गाली किसने दी? और हम और हमारे समाज के लोग, मैं सलाम करता हूं हमारे दलित साथियों को, वो अपनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, हमारी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमें आज मैं इस मंच में इतने दूर से आया हूं इसलिए कि कुछ बातों को लोगों को बताने की जरूरत है। काम की बातें होनी चाहिए। मन की बात रेडियो पर सुनते होंगे, बेकार की बातें होती हैं, वो आपको बरगलाने की बातें होती हैं। काम की बात यह है कि नीट में हजारों डॉक्टर्स के पोस्ट जो थे, जो ओबीसी के थे, उसको 4 साल में 0 कर दिया गया। आपके बच्चे डॉक्टर्स बन सकते थे जो ओबीसी सुन रहे हो, जाके बताइएगा। आपके बच्चे वो उन्हें उस रास्ते से हटा दिया गया। अभी जो काउंसलिंग चल रही है उसकी केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी तीनों समुदाय के लोगों के साथ चीटिंग किया जाता है। और कौन कर रहा है? जो लोग अपने पार्टी की स्थापना में इस सप्ताह को बाबा साहब की जयंती तक मना रहे थे, सोशल जस्टिस वीक, क्यों मना रहे थे? 3 अप्रैल को दिल्ली में एक सभा हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साहब, उन्होंने सोशल जस्टिस को 2024 के मुद्दों में केंद्र में लाने के लिए एक सभा की, जिसमें 5 मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और उन्होंने कहा और उन्होंने प्रश्न उठाया। आज मैं इस संदेश को भी लेके आया हूं आपके साथ, क्योंकि हमारी मीडिया नहीं है, ये बात अब तक नहीं पहुंचती है। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि तमाम शिक्षक संस्थाओं में फीस क्यों इतनी बढ़ा दी गई, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में क्यों रोहित वेमुला से लेकर आज तक ऐसे समुदाय के बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? यह प्रश्न उन्होंने उठाया। उन्होंने यह भी उठाया कि जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? ऐसे समुदाय में ही आपस में लड़ाते हैं, उसने खा लिया तुम्हारा। ओबीसी में तो लड़ाई चलती ही रहती है कि उसने खा लिया। जाति जनगणना क्यों नहीं कराते? पता चल जाएगा कि असल में कौन खाया। असल में एससी एसटी का कोई नहीं खाया, ओबीसी का कोई नहीं खाया।
वही खाया जो नागपुर में हेडक्वार्टर में बैठे हुए। वो आपका भी, हमारा भी, सभी गरीबों का भी शेयर खा चुका। ये और जो एक खास बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से आपके बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं IAS के बनने के लिए। लैटरल एंट्री लाया गया है। जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पर 10-20 लोगों को, जो एक IAS को बनने में कलेक्टर से जब वो कई प्रमोशन पाता है तब वो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पर जाता है। उसमें हर साल सैकड़ों लोगों को शामिल किया जा रहा है जिसमें रिजर्वेशन नहीं है, जिसमें कॉर्पोरेट के अडानी अंबानी वगैरह के यहाँ काम करने वाले चंद बिके हुए लोग सरकार के महकमे में शामिल हो रहे हैं। वही आपका फैसला ले रहे हैं। और ये जो बात है कितनी अहम है, इसको हमारे OBC समाज को खास तौर से समझने की जरूरत है। मैं 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, मैं छात्र था दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत हंगामा हुआ, शरीर में लोगों ने आग लगाया। क्या यह रोजगार की लड़ाई थी? क्योंकि 1600 पोस्ट थे, 27% फॉर OBC एंड 22.5 फॉर SC ST, मिला के 49.5, यानी कि 800 पोस्ट रिजर्व। नेक्स्ट ईयर जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो सिर्फ 236 पोस्ट एडवर्टाइज। क्या किसी ने आग लगाई? लड़ाई रोजगार की नहीं है, लड़ाई ये थी कि क्या OBC समाज के बच्चे कलेक्टर बनेंगे, क्या वो SP बनेंगे, क्या वो SDM और इन पोस्टों पर जाएंगे। फिर भी अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो इस बात से खुश है कि उनके हिस्से से ट्रांसजेंडर, सवर्ण ट्रांसजेंडर को दिया जा रहा है इस राज्य में, तो फिर आपका भगवान ही मालिक, क्योंकि बाबा साहब की बात पर तो आप टिके नहीं। ये मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले ये आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई SC ST OBC को इकट्ठे लाने की है, जिसकी एक शुरुआत, और मैं कहता हूँ ये बालाघाट, जिसका नाम मैं कई सालों से, मेरे कई साथी जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रतन लाल हैं, दलित साथी हमारे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, लड़ते हैं। उनको बाबा साहब के नाम पर जो यूनाइटेड किंगडम में लेक्चर सीरीज होना था, उनको जाना था, उनके वीजा को कैंसिल कर दिया। क्योंकि क्या उनको डर था कि कहीं राहुल गांधी जाके वहां कैम्ब्रिज में कुछ बोला है, और ये रतन लाल तो और बेहतर वक्ता है, ये जाके और कहीं अधिक बोल ना खोल, उनके वीजा को रिजेक्ट किया। हमारी एक साथी हैं डॉक्टर रितु सिंह, दलित साथी हैं, उनको नौकरी से निकाला गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हमारे एक साथी आज बालाघाट में ही कहीं है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव नाम। तो ऐसे हम लोग 5-6 लोग हैं। मैं तो पहली बार इस धरती पर आया हूं, मैं नमन करता हूं इस धरती पर आप लोग, मुझे सौभाग्य है आप लोगों के समक्ष में आने का। लेकिन मैं चाहता हूं और मैं अनुरोध करूंगा, हमारे OBC के बहुत प्रबल साथी यहाँ हैं, वो जाके बताएं कि ये लड़ाई सिर्फ SC ST की और OBC की नहीं है, ये देश बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई। क्योंकि उधर हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार, और जो हमारे पहले जो वक्ता सब बोल चुके हैं, झाड़ू और मिट्टी के बर्तन की बात, वो सिर्फ कल्पना नहीं है, वो हो रहा है। पुष्पांजलि मैडम बोल रहे थे, आप लोग रोते रहते हैं, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जज बन गए। कॉलेजियम सिस्टम में आप बन सकते हैं क्या? हमारे समाज में अच्छे एडवोकेट्स नहीं है, एक भी नाम जाता है, एक भी नाम जाता है। और 9 साल के शासन के बाद जो सत्ताधारी दल है केंद्र में, उसे पता चला कि कॉलेजियम सिस्टम अच्छा नहीं है। लड़ाई वहां हमारे लिए नहीं है, लड़ाई इसलिए नहीं है कि संविधान कहता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होना चाहिए। लड़ाई ये है कि नागपुर के हेडक्वार्टर के ब्राह्मण आएंगे कि कॉलेजियम के ब्राह्मण आएंगे, हमारा कहीं शेयर नहीं है। तो उस परिस्थिति में
कॉलेजियम वाले ब्राह्मण तो थोड़े से लिबरल भी हैं। वो दूसरे जो नागपुर में बैठे हैं उनका तो इरादा बहुत ही संगीन। मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जुडिशियरी पर भी अटैक हो रहा है। ये जो कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में आज बात हो रही है, ये 9 साल तक क्यों नहीं? क्योंकि चंद्रचूड़ बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रयास किया कि संविधान के कुछ प्रावधानों को शक्ति से अमल में लाया जाए, तो वहां के क्रिकेटरी बन गए। तो इस लड़ाई आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे दलित और संविधान के समर्थक साथी आज मार्च निकाले। मैं उनका भी संदेश आप तक देना चाहता हूं कि आप लोग भी इस बात से सजग रहिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर मंडल सर, नागपुर से आई पुष्पांजलि भगत आई, मंच में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अशोक वासनिक जी, सचिव उत्तम मेश्राम जी, विशिष्ट सहयोगी के रूप में मुकेश पटले जी, इस जयंती के में बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हुए, ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए, तथागत बुद्ध को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी इस बात को कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर मंडल सर ने वर्तमान समय में जो हमारे संविधान और उसमें प्रदत्त अधिकार कर्तव्य जो दिए हुए हैं, उनके साथ जिस तरह से छेड़खानी या उनको नेस्तो नाबूद करने का जो विरोधी संविधान न मानने वाले लोगों का प्रयास चल रहा है, इस प्रयास को बखूबी हम सभी को समझाने का प्रयास किया है। अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बातों को, वो जो हमारे साथी समाज में आकर इन चीज़ों को नहीं समझना चाहते हैं या सुनकर अनसुना कर देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी इस बात को, इस वर्तमान परिस्थिति को समझाए और बताएं, ताकि वे भी इस कड़ी में, इस जो बदलते परिवेश में जो हमारे हक अधिकार लुटते जा रहे हैं, इनको बचाने में शायद वे शामिल हो जाएं। अब क्योंकि मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा इतना सब कुछ बता दिया गया है और क्योंकि समय भी भोजन से संबंधित दरकार महसूस हो रही है, तो मैं भी अपनी बात को आगे न रखते हुए आगे का समय मैं अध्यक्ष अशोक वासनिक जी को देना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। था हमारे संयोजक हो रही है। इसके बाद में मैं अध्यक्ष प्रबोधन के लिए सम्मानीय एडवोकेट अशोक वासनिक जी को आमंत्रित करता हूँ। वे भी अपनी बात संक्षिप्त से रखें। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, साथ में बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत गुरु महापुरुषों को मैं तेरी बार वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से प्रोफेसर सूरज मंडल साहब, साथ में ऊर्जावान हमारी बड़ी दीदी पुष्पांजलि भगत नागपुर से, मेरे बड़े भाई संयोजक जीएन मेश्राम जी और सचिव उत्तम मेश्राम जी,
साथ ही बहुत ही शानदार तरीके से मंच संचालन कर रहे मेरे कनी मुकेश भटले जी, आप सभी को सादर जय हिंद करता हूँ। पूरा जो आज का जो मंच है उस पर बोलने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों की अनुमति चाहूँगा, क्योंकि भूखे पेट भजन न हो गोपाला, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग अब मुझे झेल पाओगे, क्योंकि 8:30 बजे से पूरे दिन भर की धूप झेल लिए हो। अगर ऐसी कुछ मनसा हो तो 1-8 मिनट की बात रख सकता हूँ। और बहुत पहले तो साधुवाद देते हैं कि जो वक्ता हमारे मंच पर है, 14 अप्रैल का दिन एक ऐसा दिन है पूरे भारत में बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। उस बिजी शेड्यूल से भी मंडल साहब और भगत दीदी यहाँ उपस्थित है, इनके लिए एक बार जबरदस्त तालियां की जाए। दोस्तों, मैं थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप में आ जाता हूँ, काफी बोझिल हो गया है भगत दीदी और मंडल साहब की तरफ से। और जब हम एक गांव के रहने वाले हैं, जब बचपन में हम सुनते थे तो जो टीचर्स होते थे उस समय हमारे कम्युनिटी के टीचर बहुत कम होते थे, जैसे कि बाबूजी का नाम ले रहा हूँ, हीरामन नागदेवी जी, DR बेलेकर साहब, ऐसे टीचर हुआ करते थे उस समय। 85-87 की बात बता रहा हूँ, बहुत ही गौर करके देखिएगा। तो डॉक्टर बाबा साहब बोलते थे मंच से। हम बच्चे थे 10वीं 12वीं 8वीं 12-14 वर्ष के, तो मुझे लगता था कि ये डॉक्टर बोलते हैं, ये डॉक्टर मतलब कोई डॉक्टर यानी दवाई वाले, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर है। अब मैं और मेरा छोटा भाई थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का है, तो हम बातचीत करते थे। फिर वो भाषण में बात करते थे कि ये डॉक्टर है, ये लंदन से पढ़ के आए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और ये ना इन्होंने कोई रानी वानी का कुछ ऑपरेशन कर दिया है, और वो राजा वाजा कुछ ऐसा पैदा नहीं हो रहा है बोले। तो हम बच्चे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आता था। अब अभी समझ में आया कि वो नसबंदी का ऑपरेशन पैदा होगा बोले, तो वो बोले आपके बैलेट पेपर से और वोट मतदान पेटी से पैदा होगा बोले। तो वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हमको 33 साल बाद आज समझ में आया, और उस अधिकार को बहुत ही मतलब शब्द नहीं है मेरे लिए कहने के लिए। उस बाबा साहेब और माता रमाई के उस त्याग तपस्या को हम वोट को इतनी छोटी कीमत में किसी और को दे देते हैं। तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि वोट जो है अपनी बेटी के समान है। अगर किसी को सौंपना है तो ऐसे जिम्मेदार परिवार को सौंपना जो उसकी रक्षा कर सके जीवन को। तो बहुत दूर अब हम नहीं जाएंगे। ओबीसी भाइयों से बड़ा लगाव है हमको, लेकिन कुछ वो ऐसे इधर पे एरियल लगाने वाले लोगों ने कुछ उल्टा सीधा उनके दिमाग में वो डाल दिया है, कुछ वायरस। तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो बाबा साहेब है उन्होंने एवरी टाइम अपने ही बंधु बांधव के लिए मांगा, अपने बंधु बांधव के लिए हक अधिकार लाए, हमारे लिए कुछ नहीं लाए। ऐसा बरगलाया जाता है, ऐसा ह्यूमर फैलाया जाता है। तो बाबा साहेब ने जब हमारे लिए लाए, सबसे पहले आर्टिकल अनुच्छेद 340 लिखे ओबीसी के लिए लिखे। ये जो बाबा है ना, इधर ये दिख रहे होंगे आपको, ये गमछा लगाए हुए राजर्षि राव महाराज के बाद में, वो बाबा ने भी जब मांगा तो क्या मांगा मंडल साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। जब माननीय और कांशीराम साहब ने बोले कि बीपी मंडल की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, क्या हमको मिलने वाला था? मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अभी भी वक्त खत्म नहीं हुआ है। अगर हम और आप मिल जाते हैं
और एक छोटी सी बात बोलने के बाद मैं अपने विचारों को समाप्त करूंगा। आप कल्पना कीजिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतने विषम परिस्थितियों में जंग जीत गए। इतने सारे लोग हैं जिस चीज को जीतना चाह रहे हैं ना, अगर हम एक बार ताकत लगा देंगे तो हम भी जीत जाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय बोल, जय भीम। साथियों, हमारे बीच हमारे वक्ता मौजूद है। मैं उनसे अनुमति लेते हुए अपनी बात करता हूँ। सबसे पहले बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए उनके चरणों को आशीष प्रदान देता हूँ। और हमारे मंडल साहब, आपने भी बहुत अच्छी बात और ऐसी बात की है जिसकी आँख, कान और दिमाग तीनों खोल दिए। भगत मैडम, आपने भी बहुत ओजस्वी उद्बोधन देकर हमारे बंधु बांधवों का हौसला अफजाई किया है। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमें 2 माह का लगभग समय लग गया है। और इस आयोजन समिति में हमारे अशोक वासनिक जी, रितेश बोरकर जी, करुणानंदा जी, रत्नशील मेश्राम जी, विमलेश मेश्राम जी, हरिशंकर सेंडे जी, सुरेश बंसोड़ जी, डीडी भालेकर जी, गणेश मेश्राम जी, राजेश दरवड़े जी, विनय उके जी, गजानन मेश्राम जी, जीतू बौद्ध जी, मयूर गणवीर जी, सुशील गणवीर जी, मुकेश पटले जी, आशीष भेलावी जी, अभिराज मेश्राम जी, कैलाश मेश्राम जी, आयुष्मान योगेंद्र मेश्राम जी, राहुल गजबी जी, विकास मेश्राम जी, शशांक डोंगरे, नीलेश बौद्ध, अरविंद मेश्राम, धर्मेंद्र घोड़ेश्वर, मुन्ना उके जी, अशोक मेश्राम जी, कुंडलिक सेंडे जी, आप सभी ने और तमाम पूरे समाज के बंधुओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग किया है। हम तहे दिल से उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और इसी के साथ आपको इस अंतिम उद्बोधन के साथ धन्यवाद प्रेषित करते हुए दरवड़े जी, विनय उके जी, सुशील गणवीर जी, आयुष्मती मयूरी गणवीर जी इधर उपस्थित हुए। ओके, पीछे इधर साइड आ गया। रोक के रख। रोक के रख। हैं सभी गलत कार्य गलत मन से ही उपजाते हैं। परिवर्तित अगर मन हो जाए, परिवर्तित अगर मन हो जाए, क्या गलत रह पाते हैं। अभी जिन ऑडियंस ने जो उपजाते हैं, परिवर्तित अगर मन हो जाए, क्या वो गलत रह पाते हैं। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन
सदा सुखी भवन्तु ते। मन निर्मल हो, शांत सरल हो, मन निर्मल हो, शांत सरल हो, स्वभाव से तू संयमशील हो, स्वभाव से तू संयमशील हो, अपना जीवन सार्थक गुणीजन, अपना जीवन सार्थक गुणीजन सद्गुणों से सजाते